आप में से कई लोगों ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा, या अगर सुना होगा तो सिर्फ एक पुरानी वीडियो शॉप के तौर पर। लेकिन मेरे पुराने दोस्तों, एक समय था जब ब्लॉकबस्टर का नाम घर घर में जाना जाता था। फ्राइडे नाइट का मतलब ही होता था ब्लॉकबस्टर से एक नई फिल्म किराए पर लाना और पॉपकॉर्न के साथ उसे देखना। ये सिर्फ एक स्टोर नहीं था, ये एक अनुभव था। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों ये किंग बन गया एक कॉशनरी टेल? कैसे $1 अरब का कर्ज और गलत फैसलों ने इस विशाल कंपनी को डुबो दिया? इस वीडियो में हम ब्लॉकबस्टर की इस गिरती हुई यात्रा को समझेंगे। कौन था ब्लॉकबस्टर, क्या हुआ उसके साथ, कब और कहां ये सब हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों और कैसे ब्लॉकबस्टर का साम्राज्य ढह गया। इस कहानी से हमें सक्सेस के लिए, वेल्थ बनाने के लिए और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये राइड आपको इंस्पायर और एजुकेट दोनों करेगी। ब्लॉकबस्टर 1985 में शुरू हुई एक अमेरिकन कंपनी थी। इसका मुख्य काम था लोगों को घर पर फिल्में और वीडियो गेम्स किराए पर देना। उस समय इंटरनेट और स्ट्रीमिंग सर्विसेज का कोई नामो निशान नहीं था। लोग अपनी पसंदीदा फिल्में देखने के लिए फिजिकल स्टोर पर जाते थे। ब्लॉकबस्टर ने इस जरूरत को पहचाना और एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया। ब्लॉकबस्टर ने तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। 1988 तक ये अमेरिका की सबसे पॉपुलर वीडियो स्टोर चेन बन गई थी, जिसके 800 स्टोर्स थे। 1992 में इसने यूके की रिच वीडियो रेंटल चेन को खरीदकर ओवरसीज मार्केट में भी कदम रखा, जिससे इसके स्टोर्स की संख्या 2800 हो गई। और दोस्तों, 1990 के दशक और 2000 की शुरुआत में तो ब्लॉकबस्टर वीडियो रेंटल इंडस्ट्री का बादशाह था। कल्पना कीजिए, पूरे विश्व में 9000 से ज्यादा स्टोर्स और 50 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स। इनके पास फिल्मों का एक विशाल कलेक्शन था, और उनके स्टोर्स में स्नैक्स का भी बढ़िया सेक्शन होता था, जो इसे इन हाउस एंटरटेनमेंट और स्नैकिंग के लिए सबसे कन्वीनियंट जगह बनाता था। एक जमाने में हर 17 घंटे में एक नया ब्लॉकबस्टर स्टोर खुलता था। ये कंपनी सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी। ये ग्रोथ और सक्सेस का एक बेहतरीन उदाहरण थी। 1990 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआती सालों में जब ब्लॉकबस्टर अपनी सफलता की ऊंचाई पर था, तभी एक नया खिलाड़ी मार्केट में आया, इंटरनेट ने मार्केटप्लेस को पूरी तरह से बदल दिया। एप्पल जैसी कंपनियों ने ऑनलाइन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन करके रिकॉर्ड स्टोर्स को लगभग खत्म कर दिया। कुछ ऐसा ही वीडियो रेंटल स्टोर्स के साथ भी होने वाला था। नेटफ्लिक्स का उदय, जो 1997 में शुरू हुई एक स्टार्टअप कंपनी थी, ब्लॉकबस्टर के लिए एक बड़ा सिग्नल था। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी को मेल के जरिए किराए पर देने का एक नया मॉडल पेश किया। इसमें कोई लेट फीस नहीं थी, बस एक फ्लैट मंथली सब्सक्रिप्शन। ये बहुत कन्वीनियंट था, आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था और कुछ ही दिनों में फिल्म आपके मेल बॉक्स में आ जाती थी। लोग इसे पसंद करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे अमेज़न के आने से ई-कॉमर्स पॉपुलर हुआ था। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जो ब्लॉकबस्टर की किस्मत बदल सकता था, लेकिन उसने उसे ठोकर मार दी। साल 2000 में नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ने खुद ब्लॉकबस्टर से संपर्क किया। नेटफ्लिक्स अपनी पूरी कंपनी को ब्लॉकबस्टर को $50 मिलियन में बेचने को तैयार था। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ $50 मिलियन। उस समय ब्लॉकबस्टर ने एक साल पहले ही अपने आईपीओ से $465 मिलियन जुटाए थे, तो $50 मिलियन उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। अगर ये डील हो जाती तो नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर के ऑनलाइन बिजनेस को मैनेज करता। लेकिन ब्लॉकबस्टर के लीडरशिप ने क्या किया? उन्होंने नेटफ्लिक्स के ऑफर को ठुकरा दिया, ये कहकर कि कीमत बहुत ज्यादा है। नेटफ्लिक्स के पूर्व सीएफओ बैरी मैकार्थी ने कहा, ब्लॉकबस्टर ने हमें अपने ऑफिस से हंसते हुए बाहर निकाल दिया। ये एक $50 मिलियन की गलती थी जिसने इतिहास बदल दिया। इस घटना के बाद नेटफ्लिक्स ने अपनी ग्रोथ जारी रखी। ब्लॉकबस्टर के ऑफर ठुकराने के 3 साल बाद नेटफ्लिक्स के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे और 2006 तक ये संख्या 6 मिलियन तक पहुंच गई। नेटफ्लिक्स अब कोई अंडरडॉग नहीं था, बल्कि वो एक वफादार और तेजी से बढ़ता हुआ कस्टमर बेस बना रहा था। ब्लॉकबस्टर ने 2004 में जाकर अपनी खुद की ऑनलाइन सर्विस ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन लॉन्च की, जो नेटफ्लिक्स के लॉन्च होने के 6 साल बाद थी। ये बहुत देर हो चुकी थी। और फिर 2007 में नेटफ्लिक्स ने एक और गेम चेंजिंग कदम उठाया। उसने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू की। ये वो मोड़ था जहां से ब्लॉकबस्टर की वापसी नामुमकिन सी हो गई। 2010 में ब्लॉकबस्टर ने दिवालिया होने के लिए चैप्टर 11 फाइल किया ताकि अपने लगभग $1 बिलियन के कर्ज को कम कर सके। 2011 में डिश नेटवर्क ने ब्लॉकबस्टर को $320 मिलियन में खरीदा।
जो 2004 में ब्लॉकबस्टर के $5.9 बिलियन के राजस्व से बहुत कम था। और 2013 में डिश नेटवर्क ने घोषणा की कि वे अमेरिका में बची हुई ब्लॉकबस्टर की लगभग सभी 300 स्टोर्स को बंद कर रहे हैं। आज ब्लॉकबस्टर का सिर्फ एक स्टोर बेंड ओरेगॉन में बचा है। एक जायंट का ये पतन कितना दर्दनाक है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, क्यों और कैसे ब्लॉकबस्टर जैसा बड़ा बिजनेस विफल हो गया। ये वो सबक है जो हर बिजनेस ओनर, हर एंटरप्रेन्योर और हर उस व्यक्ति को सीखने चाहिए जो सक्सेस और वेल्थ चाहता है। ब्लॉकबस्टर की गलतियों से हम अपनी ग्रोथ और सक्सेस की राह बना सकते हैं। 1. आउटडेटेड बिजनेस मॉडल और इनोवेशन की कमी। ब्लॉकबस्टर का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से फिजिकल स्टोर और डीवीडी रेंटल पर आधारित था। ये मॉडल एक समय के लिए बहुत सफल था, लेकिन जैसे ही डिजिटल युग आया ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो गया। ब्लॉकबस्टर ने समय के साथ बदलने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि लोग हमेशा फिजिकली स्टोर पर आकर ही फिल्में किराए पर लेंगे। सबसे बड़ी बात, ब्लॉकबस्टर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लेट फीस से आता था। अगर आप अपनी फिल्म समय पर वापस नहीं करते थे तो आपको प्रतिदिन $1 की लेट फीस देनी पड़ती थी। 2000 में उनकी $800 मिलियन की कमाई का 16% हिस्सा लेट फीस से आता था। ये एक ऐसा मॉडल था जो कस्टमर को दंडित करता था, जबकि नेटफ्लिक्स ने कोई लेट फीस नहीं ली। नेटफ्लिक्स के कोफाउंडर रीड हेस्टिक्स ने तो नेटफ्लिक्स शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि उन्हें अपोलो 13 के लिए ब्लॉकबस्टर को $40 की लेट फीस देनी पड़ी थी। जब ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स से मुकाबला करने के लिए लेट फीस खत्म की तो उनके राजस्व में भारी कमी आई और लोगों ने फिल्में लंबे समय तक रखना शुरू कर दिया, जिससे फिल्में दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं रही। दोस्तों, ये हमें सिखाता है इनोवेशन सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाने का नाम नहीं है, ये अपने बिजनेस मॉडल को लगातार इवॉल्व करते रहने का नाम है। कस्टमर की जरूरतों को समझो और उनके लिए कन्वीनियंट और वैल्यू ड्रिवन सॉल्यूशंस दो। अगर आप अपने बिजनेस मॉडल से चिपके रहेंगे और मार्केट के बदलते ट्रेंड्स को इग्नोर करेंगे तो आप असफलता की ओर बढ़ेंगे। 2. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाने में फेलियर। ये ब्लॉकबस्टर की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने डिजिटल स्ट्रीमिंग की क्षमता को कम आंका। उन्हें लगा कि ये एक फ्रिंज टेक्नोलॉजी है, कोई फंडामेंटल शिफ्ट नहीं। जबकि नेटफ्लिक्स ने 2007 में स्ट्रीमिंग शुरू की, ब्लॉकबस्टर ने अपनी खुद की स्ट्रीमिंग सर्विस 2010 तक लॉन्च नहीं की। तब तक नेटफ्लिक्स एक घरेलू नाम बन चुका था और ब्लॉकबस्टर के लिए पकड़ना बहुत देर हो चुकी थी। नेटफ्लिक्स के कोफाउंडर रीड हेस्टिक्स ने कहा, मेरी सबसे बड़ी डर ये रही है कि हम डीवीडी की सफलता से स्ट्रीमिंग की सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादातर कंपनियां जो किसी एक चीज में महान होती हैं, जैसे AOL या बॉर्डर्स, नई चीजों में महान नहीं बन पाती क्योंकि उन्हें अपने शुरुआती बिजनेस को नुकसान पहुंचाने का डर होता है। अंततः ये कंपनियां अपनी गलती को पहचानती हैं कि उन्होंने नई चीज पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और फिर कंपनी बेताबी और निराशा में ठीक होने के लिए लड़ती है। कंपनियां शायद ही कभी तेजी से बढ़ने से मरती है और वे अक्सर बहुत धीमी गति से बढ़ने से मर जाती है। ये एक बहुत गहरा सबक है। दोस्तों, ये हमें सिखाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब एक ऑप्शन नहीं बल्कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है। अपने बिजनेस में तेजी और एडाप्टेबिलिटी लाएं, नए टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन को पहचानें और उन्हें तुरंत अपनाएं। जो कंपनी डिसीजन को जल्दी गले नहीं लगाती वो पीछे रह जाती है और अक्सर गायब हो जाती है। 3. स्ट्रैटेजिक गलतियां। हमने पहले ही $50 मिलियन वाली गलती की बात की, जहां उन्होंने नेटफ्लिक्स को खरीदने का मौका गवा दिया। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये कई रणनीतिक गलतियों की शुरुआत थी। देरी से लॉन्च। नेटफ्लिक्स के डीवीडी बायमिल सर्विस के 6 साल बाद ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन लॉन्च करना। टोटल एक्सेस प्रोग्राम। 2006 में ब्लॉकबस्टर ने टोटल एक्सेस प्रोग्राम लॉन्च किया। इसमें ऑनलाइन ग्राहक अपनी रेंटल डीवीडी को ब्लॉकबस्टर स्टोर पर वापस कर सकते थे और बदले में उन्हें एक मुफ्त डीवीडी रेंटल मिलती थी, सब एक कम फ्लैट फीस पर। यह प्रोग्राम बहुत सफल रहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। ब्लॉकबस्टर को हर बार एक्सचेंज पर $2 का नुकसान होता था। भारी नुकसान को रोकने के लिए ब्लॉकबस्टर को प्रोग्राम की कीमत बढ़ानी पड़ी, जिससे ग्राहक नाराज हुए और उन्होंने प्रोग्राम छोड़ दिया। दोस्तों, ये हमें सिखाता है बिजनेस में रणनीतिक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर निर्णय को बहुत सोच समझ कर लें, उसके संभावित जोखिमों और फायदों पर विचार करें। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। और हाँ, कोई भी नया प्रोग्राम या सर्विस लॉन्च करने से पहले उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को गहराई से समझें। 4. ग्राहक की नीड्स को नजरअंदाज करना।
ब्लॉकबस्टर ने अपने लाभ को ग्राहक संतुष्टि से ऊपर रखा। उनकी लेट फीस पॉलिसी ग्राहकों के लिए अनफ्रेंडली थी, जिससे ग्राहक संतुष्टि और वफादारी में कमी आई। जबकि नेटफ्लिक्स ने सुविधा और कोई लेट फीस न लेकर ग्राहक को पहले रखा। ग्राहक अब तत्काल फिल्में चाहते थे, लेट फीस के बिना और अच्छी सिफारिशों के साथ। ये हमें सिखाता है ग्राहक ही बिजनेस का भगवान होता है। उनके फीडबैक को सुने, उनकी जरूरतों को समझें और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उनके हिसाब से इम्प्रूव करें। जो कंपनियां ग्राहक को पहले रखती हैं, वही लंबी दौड़ में सफल होती है। 5. इनएफिशिएंट बिजनेस मॉडल और हेवी डेट। ब्लॉकबस्टर का फिजिकल स्टोर मॉडल बहुत महंगा था। बड़े बड़े स्टोर्स ऊंचे किराए वाले इलाकों में, जिसके कारण ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। ये एक अक्षम मॉडल बन गया था जब डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए ऐसी कोई लागत नहीं थी। इसके अलावा भारी कर्ज ने ब्लॉकबस्टर की कमर तोड़ दी। 1994 में वायकॉम ने ब्लॉकबस्टर को खरीदा था और फिर 2004 में उसे स्पिन आउट किया। इस डील के तहत ब्लॉकबस्टर को $5 प्रति शेयर का डिविडेंड देना पड़ा, जिसके लिए उसे $905 मिलियन का लोन लेना पड़ा। 2010 में जब ब्लॉकबस्टर ने दिवालिया होने के लिए फाइल किया, तब उस पर $1 बिलियन का कर्ज था। नेटफ्लिक्स के हेस्टिक्स ने कहा था, अगर उन पर इतना कर्ज नहीं होता तो वे हमें खत्म कर सकते थे। दोस्तों, ये हमें सिखाता है अपने बिजनेस मॉडल को एफिशिएंट बनाएं और लागत को कम करें। हमेशा अपने फाइनेंस को मैनेज करें, कर्ज के जाल से बचें। एक स्वस्थ फाइनेंशियल पोजीशन आपको इनोवेशन और ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देती है। 6. एक्टिविस्ट इन्वेस्टर और लीडरशिप डिस्प्यूट्स। कार्ला ICHN ब्लॉकबस्टर के बोर्ड में एक एक्टिविस्ट इन्वेस्टर ब्लॉकबस्टर के ऑनलाइन रेंटल बिजनेस में जाने के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि कंपनी अपने ब्रिक एंड मोर्टार जड़ों से चिपकी रहे। ICH ने 1997 से 2007 तक CEO रहे जॉन एंटियोको को हटाने में अहम भूमिका निभाई। एंटियोको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ने के पक्ष में थे, लेकिन ICHN ने उन्हें हटाकर जिम कीज को CEO बनाया, जो ICHN की तरह ही ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस के प्रति समर्पित थे। एक पूर्व शेयरधारक निको सेलेंटानो ने ब्लॉकबस्टर के दिवालिया होने के बाद जिम कीज के बारे में लिखा था। जिम कीज ही ब्लॉकबस्टर की इस स्थिति का मुख्य कारण है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बिजनेस मॉडल में होने से इनकार किया जो अब काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, ये हमें सिखाता है नेतृत्व की विजन और एडाप्टेबिलिटी किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। लीडरशिप को बदलते मार्केट ट्रेंड्स को पहचानना चाहिए और उनके अनुसार रणनीति बनानी चाहिए। अंदरूनी विवाद और गलत विजन वाले निवेशक एक कंपनी को डुबो सकते हैं। 7. जिद्द और अहंकार। ब्लॉकबस्टर के CEO जिम कीज ने 2008 में कहा था, मैं ईमानदारी से इस नेटफ्लिक्स के प्रति हर किसी की इस दीवानगी से भ्रमित हूँ। नेटफ्लिक्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते या जो हम पहले से नहीं करते। इस बयान के 2 साल बाद ब्लॉकबस्टर दिवालिया हो गया। ये अहंकार ही ब्लॉकबस्टर के लिए घातक साबित हुआ। ब्लॉकबस्टर अपनी पिछली सफलता से आगे नहीं देख पाया और जब उसने बदलाव देखा भी तो प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमा था। ये हमें सिखाता है अहंकार और आत्मसंतुष्टि किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति या बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहें। मार्केट किसी के अहंकार को नहीं बख्शता। 8. फेलियर टू डाइवर्सिफाई ऑफरिंग्स। ब्लॉकबस्टर का पूरा ध्यान सिर्फ DVD रेंटल पर था। उन्होंने अपने उत्पाद और सर्विस को डाइवर्सिफाई करने या फिजिकल रेंटल से परे नए राजस्व धाराओं जैसे डिजिटल स्ट्रीमिंग या वीडियो गेम रेंटल में निवेश करने पर ध्यान नहीं दिया। ये हमें सिखाता है अपने ऑफरिंग को डाइवर्सिफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक प्रोडक्ट या सर्विस पर निर्भर रहने से जोखिम बढ़ता है। बदलते मार्केट के साथ एडजस्ट करें और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को खोजें। 9. कम कीमतों से कॉम्पीट करने में असमर्थता। वॉलमार्ट, टारगेट और बेस्ट बाय जैसे बड़े रिटेलर्स ने DVDs को बहुत सस्ती कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया था। वे DVDs को लॉस लीडर के रूप में इस्तेमाल करते थे ताकि ग्राहक उनके स्टोर्स में आए। इससे ब्लॉकबस्टर के राजस्व में कमी आई, क्योंकि लोगों को अब फिल्में खरीदने के लिए कम किराए पर लेने की जरूरत कम हो गई थी। ब्लॉकबस्टर की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी प्रतिस्पर्धी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सब्सक्रिप्शन प्लान या प्रतिस्पर्धी विकल्प प्रदान नहीं किए। ये हमें सिखाता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत महत्वपूर्ण है। कंपटीशन पर नजर रखें और ग्राहकों को आकर्षक मूल्य विकल्प प्रदान करें, जैसे सब्सक्रिप्शन या छूट। दोस्तों, ब्लॉकबस्टर की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है जो आपके पर्सनल ग्रोथ, बिजनेस सक्सेस और वेल्थ क्रिएशन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। 1. एम्ब्रेस डिसरप्शन अर्ली। जैसे इंटरनेट आया,
और नेटफ्लिक्स ने डिजिटल क्रांति लाई, ब्लॉकबस्टर ने उसे अनदेखा किया। नतीजा खत्म। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। अपने आसपास के बदलावों को पहचानो, शुरुआती संकेतों को समझो और अपनी सोच को रीइमेजिन करने के लिए तैयार रहो कि आप कैसे वैल्यू दे सकते हो। डिस्ट्रप्शन को अनदेखा करने वाली कंपनियां न सिर्फ पीछे रह जाती है बल्कि अक्सर गायब भी हो जाती है। 2. स्टे एजाइल एंड अडेप्टेबल। नेटफ्लिक्स ने तेजी से इनोवेट किया, ब्लॉकबस्टर हिचकिचाया। जब तक ब्लॉकबस्टर ने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिजिटल इकोनॉमी में गति मायने रखती है। एक फुर्तीली संस्कृति का निर्माण करो जहां एक्सपेरिमेंटेशन को प्रोत्साहित किया जाए, जहां तेजी से टेस्ट करके सीखा जाए और जहां पुराने मॉडल को छोड़ने की इच्छा हो जो अब काम नहीं करते। 3. पुट द कस्टमर फर्स्ट। ब्लॉकबस्टर ने लेट फीस को अपनी कमाई का जरिया बनाया जबकि ग्राहक सुविधा चाहते थे। नेटफ्लिक्स ने कन्वीनियंस और कोई लेट फीस नहीं का मॉडल दिया और सफल हुआ। ग्राहक संतुष्टि आपके बिजनेस की नींव है। उनकी जरूरतों को सुनो, उनसे फीडबैक लो और अपने प्रोडक्ट व सर्विस को उनके अनुसार इवॉल्व करो। 4. पार्टनर विद, डोंट डिसमिस इनोवेटर्स। $50 मिलियन का नेटफ्लिक्स ऑफर ब्लॉकबस्टर के लिए सब कुछ बदल सकता था, लेकिन उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया। तेजी से बदलते इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स और टेक डिसरप्टर्स के साथ कोलैबोरेटिंग या उन्हें अक्वायर करना गति, अंतर्दृष्टि और नए ग्रोथ के अवसर खोल सकता है। कभी भी किसी नई या छोटी कंपनी को कम मत समझो, वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 5. लेवरेज डेटा टू ड्राइव स्ट्रैटेजी। ब्लॉकबस्टर के पास कस्टमर बिहेवियर में शिफ्ट होने का डेटा था, लेकिन उसने उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। आज हमारे पास डेटा का खजाना है। इसे सिर्फ स्टैटिक डैशबोर्ड में न रखें, बल्कि इसे वास्तविक समय में उपयोग करें। कस्टमर बिहेवियर को मॉनिटर करें, ट्रेंड्स को मेनस्ट्रीम बनने से पहले पहचानें और डेटा ड्रिवन इनसाइट्स को एक्शन में बदलें। 6. डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। ब्लॉकबस्टर केवल डीवीडी रेंटल पर केंद्रित रहा। अपनी ऑफरिंग को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि आप प्रतिस्पर्धी बने रहें, नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स और प्रोडक्ट लाइंस को खोजते रहें। 7. डेवलप एन एफिशिएंट बिजनेस मॉडल। बड़े और महंगे ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स ब्लॉकबस्टर के लिए एक बड़ा बोझ थे। अपने बिजनेस मॉडल को लगातार इम्प्रूव करें ताकि आप एफिशिएंसी बढ़ा सकें और कॉस्ट कम कर सकें। 8. इफेक्टिव मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ब्लॉकबस्टर अपनी ब्रांड पहचान पर बहुत निर्भर था और मार्केटिंग में ज्यादा निवेश नहीं किया। आज के डिजिटल युग में प्रभावी मार्केटिंग और विज्ञापन रणनीतियां बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल चैनलों का उपयोग करें और अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए डेटा का लाभ उठाएं। 9. एंटिसिपेट मार्केट चेंजेस। ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की ओर शिफ्ट का अनुमान लगाने में विफल रहा। हमेशा उभरते ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी से आगे रहें। अपने स्ट्रेटेजी को पिवट करने के लिए फुर्तीले रहें और इनोवेशन के लिए खुले रहें। तो दोस्तों, ब्लॉकबस्टर की असफलता की ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक कॉशनरी टेल है जो सक्सेस और वेल्थ चाहता है। ब्लॉकबस्टर इसलिए विफल नहीं हुआ क्योंकि नेटफ्लिक्स आया, बल्कि इसलिए विफल हुआ क्योंकि वो बदलने में असमर्थ था। उसने बदलते मार्केट को नहीं समझा, ग्राहक की बदलती जरूरतों को अनदेखा किया और इनोवेशन को गले लगाने से इनकार कर दिया। आज का युग तेजी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी धीमी नहीं होने वाली है, ग्राहक की अपेक्षाएं सरल नहीं होने वाली है। इसका मतलब है कि कल वही बिजनेस सफल होंगे जो आज परिवर्तन में निवेश कर रहे हैं। चाहे आप एक बड़े बिजनेस के मालिक हो, एक छोटे स्टार्टअप चला रहे हो या अपनी पर्सनल ग्रोथ और करियर में सक्सेस चाहते हो, ये सबक आपको हमेशा याद रखने चाहिए। इनोवेशन को अपनाएं, ग्राहक को पहले रखें, फाइनेंस को मजबूत करें और अहंकार से बचें। यही वो मंत्र है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उम्मीद है आपको ब्लॉकबस्टर की इस गिरती हुई यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये सिर्फ एक दुखद अंत नहीं था, ये हमें बताता है कि कैसे हम अपने जीवन और बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण सबक मिल सके। आपके विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सक्सेस का साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकॉन दबाकर हमारे सक्सेस के मिशन में शामिल हों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सक्सेस या फेलियर की कहानी के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और सफल होते रहें।